आज की बैठक में निम्न निर्णय लिए गए हैं। पहला, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एजेंडा था वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि से कॉर्पस फंड के गठन की स्वीकृति के संबंध में। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को रन करने के लिए एक कॉर्पस फंड की स्वीकृति दी गई है। वहाँ पर जो फाउंडेशन है वो इसका इस्तेमाल करके क्रियान्वयन करेगा। दूसरा एजेंडा था संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के गठन हेतु संगम ज्ञापन एवं उपनियम 2025 की स्वीकृति के संबंध में। इसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी से भी निर्देश प्राप्त था। उसके आलोक में संजय गांधी जैविक उद्यान को एक सोसाइटी के रूप में गठित किया जा रहा है ताकि जो इसका रेगुलर अपकीप इत्यादि करेगी। अगला एजेंडा वित्त विभाग का था। षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता राहत का भुगतान के संबंध में। इसी प्रकार से पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महंगाई भत्ता एवं राहत के भुगतान की स्वीकृति दी गई। हाँ, इसका भी संख्या आपको बता दूंगा। वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें 11 अप्रैल 2023 के उपरांत 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मात्र पेंशन की गणना हेतु वैचारिक वेतन वृद्धि अनुमान्य की गई। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 1 जुलाई से वेतन वृद्धि मिलती और कोई 30 जून को रिटायर हो रहा हो तो उसको एक इंक्रीमेंट कम मिलेगा। लेकिन कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय हुआ कि चूंकि वेतन वृद्धि पूरे साल के काम के बदले दी जाती है और जो रिटायर हो रहा है उसने पूरे साल काम किया ही है, इसलिए वैचारिक तौर पर यह मानते हुए कि उसको वेतन वृद्धि मिल गई, उनका पेंशन इत्यादि का उस हिसाब से निर्धारण किया जाएगा। उनको फायदा होगा सर? बिल्कुल, उनको फायदा होगा, पेंशन में फायदा होगा, वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन पेंशन में फायदा होगा। अगला एजेंडा भी वित्त विभाग का था जिसमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के माध्यम से राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने हेतु एक MOU पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गई। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का PSU है जो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश फंड का प्रबंधन करती है। तो इनके माध्यम से राज्य के विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान होगी और इसमें जो इनका कार्य क्षेत्र है कि क्या राजस्व मॉडल होगा, जैसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र इत्यादि ये सब, और किन किन क्षेत्रों में ये कार्य करेगी, जैसे रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब इत्यादि। अगला एजेंडा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए MOU साइन करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का है जिसमें बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। पूर्व नियमावली में इसमें कई संशोधन किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा है जिसमें मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत बिहार भिक्षावृत्ति निवारण नियमावली में कुछ संशोधन किए गए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सांसर्गिक, कोढ़ी एवं पागल इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए, तो उनके बदले दूसरे शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें नॉर्थ एवं साउथ विद्युत पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई।
अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत श्री सुधीर कुमार जो बिहार प्रशासनिक सेवा के हैं, कोटि क्रमांक 478/2024, जो तत्कालीन जिला प्रबंधक थे राज्य खाद्य निगम रोहतास के, उनकी सेवा से बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया। अगला एजेंडा है, आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सुना होगा, सामान्य प्रशासन विभाग का ही अगला एजेंडा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर स्वर्गीय मोहम्मद इम्तियाज के आश्रित पुत्र श्री मोहम्मद इमदाद रजा की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब वहां विजिट किया था तो उन्होंने परिवार से मिलते समय में इसकी घोषणा की थी। उसी नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। अगला एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है, जिसमें बिहार कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। 3 नए विभागों का गठन किया गया है। ये विभाग हैं, पहला है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग जिसमें शिक्षा से उच्च शिक्षा संबंधी कार्यों को अलग करते हुए, और तीसरा है सिविल विमानन विभाग। इन तीनों विभागों के अलग से गठन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा गृह विभाग का था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका जारी करना, तामील एवं निष्पादन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। यह ई सम्मन नियमावली है। 3 नए आपराधिक कानून के लागू होने के बाद डिजिटल माध्यम से सारी कार्रवाई हो रही है। ICJS के तहत 4 नियमावलियां बनानी आवश्यक थी। बिहार में अब चारों नियमावलियों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त हो गई है। एक हाईकोर्ट ने जारी किया है और 3 गृह विभाग द्वारा निर्गत किए गए हैं। पहला आज, जिसमें आज 2 स्वीकृत हुए, पहला ये था और दूसरा था अगले एजेंडा पर, वो है ई साक्ष्य प्रबंधन नियमावली। इस पर भी मंत्रिपरिषद की स्वीकृति आज प्राप्त हुई। अगला एजेंडा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का था, जिसमें बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के जियो स्पेशियल सर्विसेज के उपयोग हेतु नीति बनाई गई। इस नीति 2025 पर स्वीकृति दी गई। आपदा प्रबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य के गया एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने एवं उसमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के लिए कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, उद्योग विभाग बिहार पटना के अधीन तकनीकी विकास निदेशालय का नाम परिवर्तित कर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय करने की स्वीकृति दी गई। और आखिरी एजेंडा था खान एवं भूतत्व विभाग का, जिसमें खान एवं भूतत्व निदेशालय को 2 निदेशालयों, खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठित किया गया। और खान निदेशालय के अंतर्गत 2 उप निदेशालय हैं, खनन उप निदेशालय तथा सुरक्षा उप निदेशालय। इसका गठन किया गया और इसके लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। भूमि निबंधन से संबंधित दस्तावेज को तैयार करने के लिए बिहार दस्तावेज एक लेखक अनुज्ञप्ति नियमावली सबसे पहले 1968 में बनाई गई थी। इसको फिर बाद में 1996 में पुनः अधिसूचित किया गया कुछ परिवर्तन के साथ। इसकी कंडिका 4E में संशोधन किया गया है। देखिए, बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति नियमावली तो 1968 में ये था कि लेप्रोसी प्रभावित व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी। बाद में जब 96 में बना है, इसमें लेपर को अनुज्ञप्ति हेतु अयोग्य नहीं माना गया है, लेकिन 68 वाले का निरसन नहीं किया गया था, तो इसीलिए अभी उसका निरसन कर दिया गया। ठीक है, जो कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति हैं उनको भी अनुज्ञप्ति दी जा सकती है। ये संशोधन किया गया। धन्यवाद।